रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम समझेंगे। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल इज ए कॉन्सिस्ट सो मेनी एटम्स। तो अगर हमने गोल्ड की फॉइल के एटम्स पर कोई भी हेवी पार्टिकल का अटैक कराया तो उन्होंने क्या किया था, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल ली और गोल्ड फॉइल के अंदर सपोज ये एटम है, दिस इज द एटम। गोल्ड फॉइल यहाँ पर है और यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम पार्टिकल्स का अटैक कराया। हीलियम पार्टिकल्स का अटैक कराया इस तरह से। यहाँ पर लगी हुई है एक स्क्रीन और स्क्रीन पर लगा हुआ है एक माइक्रोस्कोप जो मूवेबल रहेगा। और ये जो स्क्रीन रहती है जिंक सल्फाइड की रहती है। जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। देखिए जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस एटम के ऊपर आए, गोल्ड फॉइल है, अकेला एक ही एटम नहीं रहेगा, बहुत सारे रहेंगे। हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि एक एटम है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की बीम्स आ रही हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द रेज जो थी वो स्ट्रेट निकल गई, क्योंकि स्क्रीन पे नजर आ रही थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, और माइक्रोस्कोप उसको देख रहा था। मोस्ट ऑफ द रेज गॉन स्ट्रेट। अधिकतर रेज कैसे चले गए थे, सीधी चली गई थी। उन्होंने देखा कुछ रेज ऐसी हैं जो किसी एक एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रेज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई हैं, कुछ रेज ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुई हैं तो कुछ रेज कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुई हैं। और अगर यहाँ मिलियंस ऑफ रेज हैं तो कोई एक रे ऐसी है जो जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ से वापस आ गई है इस तरह से। यानी अगर यहाँ पर 100 रेज थी तो उनमें से एक रेज जिस पाथ पे गई थी उसी से वापस आ गई। और मोस्ट ऑफ देम कैसी हो गई हैं, स्ट्रेट सीधे चली गई हैं। कुछ का कोई ज्यादा एंगल से चला गया, कोई कम एंगल से चला गया। तो इससे उन्होंने क्या देखा, क्या कंक्लूजन निकाला, उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है। सो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा that most of the part of atom is empty, क्योंकि रेस कैसे जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी। तो अधिकतर जो एटम का पार्ट था वो एम्प्टी था। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या निकाला, देखिए सेकंड पॉइंट उन्होंने निकाला कि कुछ रेज तो जा रही हैं स्ट्रेट, कुछ रेज जा रही है कोई 30 एंगल से, कोई 40 एंगल से, और कोई सीधा बैक जा रहा है। हीलियम पार्टिकल यानी अल्फा रेज होती हैं पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये यहाँ से बाउंड बैक हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई चीज ऐसी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो इसको पूरी तरह से रिपेल कर दे रही है। तो रिपेल कर दी तो इससे पता लगा कि यहाँ पर कोई सॉलिड सब्सटेंस है या सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल को पूरी तरह से रिवर्स बैक कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि दैट एटम कॉन्सिस्ट अ वेरी हार्ड डेंस सॉलिड पार्ट। Atom consists a small hard center that is called nucleus. Atom consists a very small hard center that is called nucleus, और ये बहुत ही हार्ड होता है और डेंस होता है। एंड हम कह सकते हैं यहाँ न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड dense and very small comparison to atom। बहुत ही हार्ड है, डेंस है और स्मॉल है एटम के कंपैरिजन में, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और साथ ही थर्ड पॉइंट देखा गया कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर। न्यूक्लियस इज
पॉजिटिव चार्ज सेंटर, क्योंकि उसमें अल्फा पार्टिकल पूरी तरह से बैक होके आ रही थी। इस तरह से इन कंक्लूजन को निकाला गया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, एटम में सेंटर में कोई सब्सटेंस है या कोई ऐसा सेंटर है, वहाँ ऐसा मास प्रेजेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो बहुत डेंस है, जो अल्फा पार्टिकल्स को अपने बीच में से निकलने नहीं दे रहा है, इसीलिए वो बहुत हार्ड और डेंस माना गया है। उसका रेडियस एटम की रेडियस से बहुत छोटा माना गया है, क्योंकि अधिकतर रेस कैसे हो रहे थे, सीधे सीधे स्ट्रेट होके निकल रहे थे, और कुछ जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या जो डाइवर्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहे हैं, और न्यूक्लियस से नज़दीक आ जाए इसीलिए वो उससे फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करने की वजह से एंगल के अकॉर्डिंगली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल ने सिर्फ इतना डिस्कवर करके बता दिया कि न्यूक्लियस कोई ऐसा मास प्रेजेंट है एटम्स के सेंटर में जो अपने अंदर पूरा का पूरा मास कंटेन किए हुए है, और साथ ही ये भी बताया कि न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे, बाहर रिवॉल्व कर रहे थे। तो न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड न्यूक्लियस, एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर कैसा था, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। तो उन्होंने बनाया कि ये एक सेंटर है जिसमें एक प्रोटॉन है, और दिस इज द शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये दिस इज द हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन स्ट्रक्चर। हीलियम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हीलियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, हीलियम पे के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं दैट इज वो भी 2 होते हैं, लेकिन जो इसका मास है वो कैसा होता है 4। सो इसके पास न्यूट्रॉन भी 2। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया जो न्यूक्लियस के लिए था। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू दैट ये स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। इसके अंदर न्यूक्लियस में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो इस चीज को याद रखना, व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो डिस्कवरी थी रदरफोर्ड के थ्रू जो स्ट्रक्चर दिखाया गया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, लेकिन इसके बाद इनका एक ड्रॉबैक भी आ गया। ये ड्रॉबैक क्या था? इस ड्रॉबैक को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है, तो इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से बनी रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनमें आपस में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो शेल में है आउटसाइड घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी जो फिजिक्स की है वो बोलती है कि जब भी कोई मूविंग पार्टिकल मूव करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अपनी स्टेबल शेल में ही बना रहता है। ऐसा देखा गया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली मूविंग पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती चली गई तो एक दिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर के खत्म हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि एटम को खत्म किया जा सकता है। एटम इज नॉट अ कंजर्वेशन, मास को फॉलो नहीं करेगा। तो
तो ये वाला थ्योरी था जो गलत हो गया और यही इनका ड्रॉबैक हो गया। तो ड्रॉबैक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए, उन्होंने वो नहीं बता पाए कि किस तरह से एटम स्टेबल है। इसमें क्वेश्चन हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा रदरफोर्ड की स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर, एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका स्टेबल नेचर कैसे डिफाइन किया गया या कैसे दिखाया गया, या क्यों इस तरह से इनका स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो दे विल रेडिएट एनर्जी एंड वन डे दे विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, सो एटम विल बी फिनिश, बट दिस इज नॉट ट्रू एंड दैट इज द क्वेश्चन मार्क कम्स इन रदरफोर्ड स्ट्रक्चर। इसलिए रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब स्टेबिलिटी यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर पाए लेकिन एटम तो स्टेबल था, तो फिर कैसा मॉडल हो सकता है? उस मॉडल को एक्सप्लेन किया फिर बोहर ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर ने देखिए क्या बताया। बोहर ने बताया कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि एटम एक स्फेरिकल बॉल की तरह ही है जिसमें अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ये जो एनर्जी लेवल है दैट शुड बी द फिक्स पाथ, और इन एनर्जी लेवल को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया, फर्स्ट एनर्जी लेवल, लोअर सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, और इन एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं शेल। दीज आर द शेल, जिनकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। इसको बोलेंगे n इज इक्वल टू 1 मीन्स शेल विल बी 1, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड शेल, n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल, n इज इक्वल टू 4 फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल का नाम रखा गया k, सेकेंड शेल का l, थर्ड का m और फोर्थ का n। k, l, m, n, these are the different energy level. Shell are energy level. ये जो एनर्जी लेवल है इनको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स। These are the orbitals also. ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिक्स रहती है। फिक्स एनर्जी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिटल में ही मूव करते रहते हैं। दिस इज द ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करते रहते हैं। अब देखिए ये इन फिक्स ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स का कंजप्शन करना होता है वो भी फिक्स रहता है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, L में रहेंगे 8, M में रहेंगे 18 एंड N में रहेंगे 32। इस तरह से उन्होंने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन दी। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल will be is equal to 2n square, 2n square। तो देखिए if n is equal to 1, the number of electron, maximum number of electron कितने हो जाएंगे? 1 पुट करेंगे ऑटोमेटिकली आंसर will be 2। if n is equal to 2 है, n is equal to 2 पर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर will be 8। n equal to 3 पर क्या हो जाएगा? n equal to 3, 3 3 so 9, 9 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन। then n is equal to 4 पर, that is 4 into 4 is 16, 16 into 2 32, so the maximum number of electron will be 32। so this is the formula कि that maximum number of electron in a shell will be is equal to 2n square and n will be is equal to 1 2 3 4। so based on that हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द थिंग इज दैट न्यूक्लियस के पास में जो शेल रहती है उसकी एनर्जी रहती है मिनिमम एनर्जी लेवल।
लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आते जाते हैं इनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या इवॉल्व करता है और अपनी शेल छोड़कर दूसरी शेल में जंप करता है। लेकिन जब तक उनके पास अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है वो इसी एनर्जी पर ही रिवॉल्व होते चले जाएंगे एंड ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन ना तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। रदरफोर्ड ने जो कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका धीरे धीरे एनर्जी कम होता चला जाएगा, एनर्जी कम होता चला गया, धीरे धीरे एनर्जी कम हुआ और एक दिन आके यहाँ निकल गया। सो बेस्ड ऑन दैट रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कैसा कर दिया गया, गलत कर दिया गया और उस बेसिस पे फिर बोहर का मॉडल प्रपोज किया गया। तो बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन के दौरान एनर्जी को रिलीज नहीं करता है, ना तो रिलीज करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा, जिस वजह से उसका एनर्जी लेवल फिक्स रहेगा। वो सिर्फ तब एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करता है जब उसे एक शेल से दूसरी शेल में जंप करना हो। जब हायर लेवल से नीचे लेवल की तरफ आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो इस तरह से बोहर्स एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया। एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर को किस तरह से डिफाइन किया गया है। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एनी एलिमेंट के बराबर डिसाइड किया गया है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन्स तो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके अपनी शेल छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होते हैं, लेकिन प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर रहता है इसीलिए वो कभी चेंज नहीं होता है। तो किसी भी एटम का मास उसके प्रोटॉन के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एटॉमिक नंबर विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के अंदर जो भी प्रोटॉन है वो क्या कहलाएंगे, उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय Z एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंट बाय P। Z इज इक्वल टू P। बट किसी भी न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम के लिए क्या होगा, न्यूट्रल एटम में हम जानते हैं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इसलिए Z विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E एंड दिस इज ट्रू ओनली फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम चार्ज एटम की बात करते हैं यानी आयंस की बात करते हैं तो उसके लिए फिर Z तो P के बराबर हो जाएगा, लेकिन Z E के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो चुके हैं या इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, सोडियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस के अंदर वो है 11। सो प्रोटॉन आर 11, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन के नंबर के बराबर ही होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 11। बट अगर हम Na+ की बात करें, Na+ का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 11, लेकिन प्लस के होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन 11 थे उसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, यानी नए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हो गए हैं, 11 से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 11 - 1 विल बी इज इक्वल टू 10,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10। तो देखिए प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही बचे रहे क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर थे। ये रहा सोडियम, प्रोटॉन विल बी इज इक्वल टू 11 और इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने हैं इसके पास, 11 है जब हमने सोडियम किया है। और अगर हमने इसको Na+ में चेंज कर दिया तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बचे रहेंगे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके 10, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो देखिए कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा, अगर चेंज होते हैं तो क्या चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम के लिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनएटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन आयन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चेंज होता चला जाता है। एक और एग्जांपल हम सपोज ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन है नंबर 17, ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेता है ये Cl-। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 17, यानी प्रोटॉन तो है 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, न्यूक्लियस में प्रोटॉन विल बी इज इक्वल टू 17 एंड इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू 17। अब देखिए Cl-, इसका मीन्स है प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही रहेंगे 17, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं इसके पास, 18। तो आप देख सकते हैं कि आयंस का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग है, जबकि जो न्यूट्रल है उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा। अब एटॉमिक नंबर के बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास की।